टाइम ट्रैवल ये आज तक तो एक कल्पना ही है। पर क्या हम टाइम ट्रैवल को मुमकिन कर सकते हैं? क्या हम समय में आगे या समय के पीछे जा सकते हैं? दोस्तों, हम कई बार पछताते हैं कि काश हम अपनी पुरानी चीज़ों को बदल पाते। पर आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये क्या सच में पॉसिबल समय को आगे या पीछे कर सकते हैं। कई साइंटिस्ट ने इसे मुश्किल बताया और इसके डिफेक्ट्स बताए, तो कई साइंटिस्ट ने इसे बिल्कुल तर्कसंगत बताया और ये भी प्रूफ किया कि ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया था, तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल का इमेजिनेशन किया जाने लगा। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी E=mc² के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक कह सकते हैं अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है, यानी जो टाइम हमारे पृथ्वी पर है वही टाइम पूरे यूनिवर्स में है। लेकिन उनका मानना ये भी था कि जिस रफ्तार से हमारी पृथ्वी गुजर रही है, यानी जिस रफ्तार से हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। पर हमें तो पता है कि हमारा यूनिवर्स कितना तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है और समय की गति हमारे पृथ्वी की गति से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया। आइंस्टीन ने बताया कि समय यानी टाइम और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन है, यानी जिसे हिंदी में चौथा आयाम कहा जाता है, और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास को प्रकाशित किया था, तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। लोग टाइम ट्रैवल की कल्पना करने लगे, पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं, बस अंतर ये है कि हम अभी अपने प्रेजेंट में यात्रा कर रहे हैं। कल को हम फ्यूचर में होंगे तो हमारा प्रेजेंट हमारा पास्ट होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है कि हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए फिर फ्यूचर में जाएं। या तो हम भूतकाल में जा पाएंगे या तो फ्यूचर में। दोस्तों, हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान यानी अपने पास्ट से निकलकर प्रेजेंट से होते हुए लगातार फ्यूचर में बढ़ते जा रहे हैं, और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर है, यानी भविष्य में अगर 1 घंटे आगे जाना है तो हमें 1 घंटे का ही समय लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हमें 2040 में यात्रा करनी है और अंतर है 19 सालों का, तो अगर ये 1 घंटे प्रति घंटे की दर से कम रहेगी तो हमें टाइम ट्रेवल करने में ही 19 साल का वक्त लग जाएगा, और तब जाके हम 2040 में पहुंचेंगे, जो कि नॉर्मली होगा। लेकिन अगर इस रेट को बढ़ा दिया जाए तो हम जल्द से जल्द 2040 में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर यही दर 1 घंटे प्रति घंटे की रहेगी तो हमें 19 साल लगेंगे 2040 में पहुंचने के लिए। उम्मीद है कि अब आप इसे समझ गए होंगे। आइंस्टीन ने बताया कि समय यात्रा संभव है, यानी अगर कोई चीज़ लाइट की दर के रफ्तार से तेज हो जाएगी तो समय यात्रा बिल्कुल संभव है। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया कि अगर भूतकाल की यात्रा कर भी लिया तो वापस आ पाएंगे ये नामुमकिन होगा, और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाएँ तो टाइम मशीन के बनाने के समय के पहले की यात्रा संभव नहीं है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं समय यात्रा के कुछ तरीके। पहला तरीका है स्पीड। स्पीड भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा और सस्ता तरीका माना जाता है। आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार जब हम लाइट के स्पीड के गति से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से यात्रा करते हैं, तब जाके जो हमारी बाहरी दुनिया है उसका समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव या टाइम डायलेशन के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, बल्कि इसे एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है। अगला तरीका है ग्रेविटी। यह विधि भी आइंस्टीन ने ही दी है। इस सिद्धांत के अनुसार जितना मजबूत ग्रेविटी होगी, समय उतना ही धीमा चलता है।
जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं तो हमारी ग्रेविटी की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। इस प्रभाव को मापा भी गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने शेल्फ्स पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी, और जो रेट ऑफ टिकिंग थी उसमें अंतर को मापा गया और ये पाया गया कि जो निचली घड़ी थी वो थोड़ी धीमी हो गई क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी महसूस कर रही थी। इसलिए ये तो क्लियर हो चुका है कि अगर हमें भविष्य में समय यात्रा करनी है तो हमें बहुत ही मजबूत ग्रेविटी की आवश्यकता होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल का अगला तरीका है सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन का नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। दोस्तों, जब हमारी बॉडी बिल्कुल ऑफ स्टेट में चली जाती है तो उसे हम सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। ये अब तक का सबसे सटीक तरीका है टाइम ट्रेवल करने का। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि हमारी बॉडी को कुछ देर के लिए ऑफ कर दिया गया हो और जब बॉडी को टाइम ट्रेवल करना हो तब इसे ऑन कर दिया जाए तो हमारी बॉडी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी क्योंकि हमारी जो शरीर है उसका मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से रुक चुका होगा। ये होता है बैक्टीरियल स्पोर्स में। बैक्टीरियल स्पोर्स में जो सस्पेंडेड एनिमेशन होता है वो उन्हें लाखों सालों तक जिंदा रखता है, और वो इतने सालों तक इसीलिए जिंदा रह पाते हैं क्योंकि वो अपने बॉडी को एक सस्पेंडेड फेज में ले जाकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, भालू और गिलहरी जैसे कुछ मैमल्स भी हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मानव भी ऐसा कर सकता है? कुछ वैज्ञानिक कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाले हाइबरनेशन अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, पर पूरी तरीके से मेटाबॉलिज्म को रोक पाना अभी तो संभव नहीं दिख रहा। 2005 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन सल्फाइड की थोड़ी सी खुराक देकर चूहों के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर दिया था और 6 घंटे बाद बिना किसी दूसरे दुष्प्रभाव के उनकी प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। दुर्भाग्य से बड़े जानवरों पर इसके प्रयोग किए गए पर वो सफल नहीं हो सके। दोस्तों, अब तक तो हमने बात की कि क्या समय यात्रा पॉसिबल है, पर अब बात करते हैं कि क्या आज तक ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यह घटना सन 1935 की है जब एयर मार्शल सर रॉबर्ट विक्टर गोडार्ड ने अपने विमान हॉकर हार्ट पर एक प्रशिक्षण किया था। जब वे स्कॉटलैंड से अपने देश की यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने अपने रोज के पाथवे को छोड़कर एक अनजान रास्ते पर जाने का फैसला किया जो कि एडिनबर्ग सिटी के नज़दीक था। जिस रास्ते से वो जाने वाले थे वो एक बंद पड़ा हुआ एयरवेज था और जिसका उद्घाटन कुछ 4 सालों बाद होने वाला था। उस यात्रा के दौरान ही उन्हें एक भयानक तूफान का भी सामना करना पड़ा जिस वजह से उनका विमान अनियंत्रित होकर ज़मीन की ओर जाने लगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने विमान को ज़मीन पर उतारा, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए क्योंकि वहाँ वो बंद पड़ा हुआ एयरवेज पूरी तरीके से चालू था। वहाँ पर 4 पीले रंग के विमान भी खड़े थे जो बहुत ही आधुनिक लगते थे। इन सब विमानों का आविष्कार उनके देखे जाने के कई साल बाद हुआ था। उन्होंने ये बात जब अपने साथियों को बताई तो किसी ने भी उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। दोस्तों, ये बात 2008 की है। 2008 में दिसंबर में चीन के शोधकर्ताओं ने जब 400 साल पुराने एक पत्थर को तराशा तो उन्हें एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिसमें समय 10:06 पर रुका हुआ था। यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। घड़ी का आविष्कार 1777 ईस्वी लिखा हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि स्विट्जरलैंड दिसंबर 1848 में अस्तित्व में आया था। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, साल 1928 में चार्ली चैपलिन की एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक वीडियो सामने आया था जिसने तहलका मचा दिया था। इस वीडियो में एक महिला मोबाइल फ़ोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हुई थी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बहुत खोजने की कोशिश की पर यह नहीं मिला। साल 1928 में तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो ये महिला फ़ोन पर बात कैसे कर रही थी। इस फिल्म को जॉर्ज क्लॉक ने बनाया था और उन्होंने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया पर कोई भी उस महिला को पहचान नहीं पाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं क्योंकि एक वीडियो में टाइम ट्रेवल का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर पाना मुश्किल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।